थेगोड लेवल ब्रैट सिस्टम अध्याय 521 से लेकर 525 तक। अध्याय 521 आपकी मूर्ति बचाई जानी चाहिए। भले ही एनसी ये मेन से डरती थी, लेकिन वह इसे सहन नहीं कर सकती थी। वह तुरंत ही पुनः दैवीय दंड का प्रयोग किया और ये मेन को वश में करने का प्रयास किया। लेकिन कौन जानता था कि इससे ये मेन के शरीर में हिंसक तत्व जागृत हो जाएगा। ये मेन क्रोधित हो गया और उसने एनसी बर्ड कैथेड्रल को नष्ट करना शुरू कर दिया। मास्टर, रुकें। छोटे भाई, एक क्षण रुको। ये मेंग, तुम क्या कर रहे हो? सुशियातन, शिन होंगे और लियू फेफी ने इसे देखा और जल्दी से रुकने के लिए चिल्लाए। यह एनसी बर्ड कैथेड्रल यूरोपीय सम्राट स्टार शियादी धर्म है, जो एजोर स्टार पर 3 प्रमुख शाखाओं में से एक है। इसे गठबंधन की मंजूरी के बाद बनाया गया था। एनसी बर्ड कैथेड्रल को नष्ट करने से शियादी धर्म का पूर्ण अपमान हुआ है। आप जानते हैं, यूरोपीय सम्राट स्टार पर शियादी धर्म का न केवल एक विशाल बल है, बल्कि पूरे यूरोपीय सम्राट स्टार में इसके अनुयायी भी हैं। यहाँ तक कि मिलियन स्टार पर भी शियादी धर्म में विश्वास करने वाले बहुत से लोग हैं। इसके अलावा जियादी धर्म का विश्वासियों के बीच बहुत प्रभाव है। एक बार जब आप निचले सम्राट चच को अपमानित करते हैं, तो आप पूरी तरह से यूरोपीय सम्राट स्टार को अपमानित करेंगे। अब, हालांकि पूरे एनसी बर्ड कैथेड्रल परिसर का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो चुका है, कम से कम बुनियादी मुख्य इमारत अभी भी बरकरार है। अगर ये मेंग इसे फेंकना जारी रखता है, तो मुझे डर है कि वह वास्तव में पूरे एनसी बर्ड कैथेड्रल को गिरा देगा। ये मेंग ने सुशियातन और अन्य लोगों की आवाजें सुनी और उन्हें देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जैसे ही उसने 3 लोगों के बीच लियू फेफी को देखा, ये मेंग का नशा तुरंत ही लगभग शांत हो गया। वह न तो स्वर्ग से डरता है और न ही पृथ्वी से, लेकिन वह सबसे ज्यादा डरता है लियू फेफी से, जो उसकी छोटी बहन है। ये मेंग, जो मन से थोड़ा शांत था, उसके छोटे से चेहरे पर तुरंत मुस्कुराहट आ गई। आह, छोटी बहन, तुम यहाँ क्यों हो? लियू फेफी ने गुस्से से उसकी ओर आंखें घुमाई, उसके पास गई और उसके छोटे से चेहरे पर चुटकी काटी। क्या तुम अब भी मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ? अगर मेरी बहन नहीं आती, तो तुम शायद इस चच को तोड़ देते। ये मेंग ने ये शब्द सुने, उसकी आंखें घूम गईं और वह शर्मिंदा होकर बोला, ओह बहन, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैंने अभी अभी एक बड़ा चमगादड़ भूना है। ये बहुत स्वादिष्ट है। शेन होंगे और सू शियाओटियन ने ये सुना और वे दोनों समझ नहीं पाए कि हंसे या रोए। गुरुजी, आपका विषय परिवर्तन बहुत अचानक है ना? छोटे भाई, तुम खुद को ही गड़बड़ कर रहे हो। तुमने चमगादड़ भूनने की बात क्यों कही? तुम अपनी गलती क्यों नहीं स्वीकार करते? जैसा कि शेन होंगे और अन्य लोगों को उम्मीद थी, लियू फेफी ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर तुरंत एक आधी मुस्कान आ गई। ठीक है, तुमने चमगादड़ भून कर खाए। तुम बहुत काबिल हो, है ना? ये मेंग ने मन ही मन सोचा कि यह अच्छा नहीं है। वह पलटा और लियू फेफी से छूट गया। तुरंत वह शेन होंगे के पीछे भागा। छोटी बहन, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बूढ़ा शेन ही था जो चमगादड़ खाना चाहता था और उसने ही चच को भी नष्ट कर दिया। शेन होंगे ने ये सुना और उसके मुंह से खून निकल आया। उसने नाराजगी से ये मेंग की ओर देखा। छोटे भाई, अगर तुम ये कहोगे तो कौन विश्वास करेगा? और मेरा सबसे बड़ा शिष्य सू शियातियान सबसे बुरा है। उसी ने मुझे बुरा करना सिखाया। चीजें, मैं उसके द्वारा भ्रष्ट हो गया था। ये मेंग ने आत्मविश्वास से शेन होंगे और सू शियाओटियन को हर चीज के लिए दोषी ठहराया। सू जियाओटियन लड़खड़ा गया और लगभग गिर गया। ये गुरु कितना बेशर्म था। लियू फेफी ने ये मेंग की आलसी नजर को देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया। वह ये मेंग के बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। भगवान अंशी का बेटा, जो घबरा गया था, इस समय पूरी तरह से राहत महसूस कर रहा था और उसके चेहरे पर उत्साह के आंसू बह रहे थे। मेरे प्रभु, महल के स्वामी आखिरकार यहाँ आ गए हैं। ऐसा लगता है कि आपकी मूर्ति को बचा लिया जाना चाहिए। इस अध्याय का अंत। TOC अध्याय 522। उसे अभी जाने दो। जब अंशी गुप्त रूप से उत्साहित थी, तो सुशियातन पहले ही उसकी ओर चल पड़ा था। ईश्वर के पुत्र एमसी, इस गिरजाघर का पुनर्निर्माण इस सरकार द्वारा जल्द से जल्द किया जाएगा। आपको यूरोपीय सम्राट स्टार से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप समझे? ये मेंग को निचले सम्राट संप्रदाय को अपमानित करने से रोकने के लिए सू शियाओटियन ने भी बहुत मेहनत की। उसने चच के पुनर्निर्माण का वादा किया और धमकी दी। ये सुनकर अंशी दंग रह गया। जैसे ही वह जवाब देने वाला था, ये मेंग की बचकानी आवाज सुनाई दी। बड़े शिष्य, ये सुनहरे बालों वाला विदेशी कोई अच्छी चीज नहीं है। वे किस तरह के निचले सम्राट को इस बच्चे को पकड़ना चाहते हैं?
जब आवाज बाहर आई तो सू जियाओटिन और अन्य सभी चौंक गए। निचले सम्राट संप्रदाय ने वास्तव में ये मेन को निशाना बनाया, जो अच्छी बात नहीं थी। निचले सम्राट संप्रदाय की शक्ति उनके द्वारा लक्षित थी, जो जियाओयू स्टार की 3 सेनाओं की तुलना में अधिक भयानक हो सकती है। ईश्वर के पुत्र अंशी, क्या ये सच है? सू शियातन का चेहरा उतर गया और उसका स्वर गंभीर हो गया। अंशी ने ये सुना, उसका चेहरा अचानक बदल गया और उसका दिल अचानक घबरा गया। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ये ब्लैक अर्ल बूढ़े की खबर है। मुझे वास्तव में विवरण नहीं पता है और मुझे चच से कोई सूचना नहीं मिली है। अंशी ने अपना सिर हिलाया और जोरदार तरीके से इनकार किया। वह मूर्ख नहीं है। उसे यह स्वीकार करने से कोई लाभ नहीं होगा कि सम्राट चच का इरादा अब ये मेन के प्रति है। इसके विपरीत उसे अब मार दिया जा सकता है। अंशी की बातें सुनकर सू शियातन और अन्य लोग फिर से चौंक गए। ब्लैक अर्ल गुड, वह भी आ गया। ब्लैक अर्ल गुडे भी यूरोपीय सम्राट स्टार में एक कुख्यात व्यक्ति है। सू शियाओटिन ने निश्चित रूप से इसके बारे में सुना होगा। ओह, क्या उस बड़े चमगादड़ का नाम गुडे है? ही, उसे इस बच्चे ने भूनकर खा लिया। ये मेंग ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा। सू शियातन और शेन होंगे मौके पर ही दंग रह गए। प्रतिष्ठित ब्लैक अर्ल गुडे को वास्तव में ये मेंग द्वारा भूनकर खाया गया था। यह इतना अजीब क्यों लग रहा है? जो लोग नहीं जानते वे सोचेंगे कि ये मेंग लोगों को खा रहा है, लेकिन असल में गुडे कोई इंसान नहीं है। वह ब्लड बैट कबीले का वंशज है और राक्षस की एक शाखा मात्र है। मास्टर, मैं एमसी निचले सम्राट के नाम पर शपथ लेती हूं कि मैं वास्तव में इन चीजों को नहीं जानती। चच ने मुझे कोई सूचना नहीं दी है। कृपया मेरी बात पर विश्वास करें। इस समय एमसी को हिम्मत जुटाकर माफी मांगनी पड़ी और उसने कसम भी खा ली। सू शियाओटिन ने यह सुनकर सिर हिलाया। उसे अभी भी कुछ हद तक एमसी की बातों पर यकीन था। आखिरकार अगर लो एम्परर चच का ये मेन के प्रति कोई इरादा होता तो वह शायद ब्लैक अर्ल जैसे बाहरी व्यक्ति को संदेश भेजने की अनुमति नहीं देता। कम से कम लाल कपड़े में आर्कबिशप को भेजा जाना चाहिए ताकि समझ में आ सके। एक पल को सोचते हुए सू शियातन ने अपना मन बना लिया। अंशी को थोड़ा सा सिर हिलाया और फिर ये मेन के पास लौट आया। मास्टर, वर्तमान स्थिति को देखते हुए निचले सम्राट चच को अपमानित करना अभी भी उचित नहीं है। आप इस एमसी गॉडसन को पहले जाने दें और बाद में इस बारे में बात करें। सू शियातन की आवाज बहुत धीमी थी और केवल ये मेन, शेन होंगे और लियू फेफी ही इसे सुन सकते थे। सू शियातन और ये मेन को लगातार फुसफुसाते हुए देखकर अंशी को फिर से थोड़ी घबराहट महसूस हुई। क्या होगा अगर ये मेंग और सू शियाओटिन उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं है? उसके पास विरोध करने की कोई क्षमता नहीं होगी। आखिरकार एमसी निचले सम्राट संप्रदाय में भगवान का एक साधारण पुत्र है। निचले सम्राट से उधार ली गई शक्ति बहुत सीमित है। एमसी अभी भी साधारण तोंगमाई और यिन की दायरे के योद्धाओं से निपट सकती है, लेकिन डुआंगू दायरे में सू शियातन जैसे मजबूत योद्धा को उसके हाथों से ताली बजाकर हल किया जा सकता है। सू शियातन के अनुनय का कुछ असर हुआ। सुनने के बाद ये मेंग ने अपना छोटा सा हाथ हिलाया। भूल जाओ, इस बार मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। सुनहरे बालों वाले विदेशी को पहले जाने दो। इस अध्याय का अंत। TOC ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। अध्याय 523 नानजियांग प्रांत की दूसरी लड़ाई। चर्चा के बाद सू शियातन ने अंशी को नमस्ते कहा और फिर ये मेंग और अन्य लोगों को पहाड़ से नीचे ले गया। अंशी ने देखा कि ये मेंग आखिरकार चला गया और उसका नर्वस मूड तुरंत शांत हो गया। भगवान भला करे, ये भयानक बच्चा अंततः चला गया। एमसी बहुत भाग्यशाली था कि वह उस बच्चे को अपमानित करने के बाद भी अपनी जान बचा सका। तुम्हें पता है, गूदे, जो उससे अधिक शक्तिशाली था, उसे भूनकर खा लिया गया था। भाग्यशाली होने के बाद जब एमसी ने पलटकर देखा कि एमसी बड कैथेड्रल का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका है, तो वह अचानक बिना आंसू के रोना चाहता था। ये मेंग और अन्य लोग टाइगर आई माउंटेन से नीचे जाने के बाद सीधे सू मैंशन लौट आए। अब शाम के लगभग 8 या 9 बज चुके थे और कल मार्शल आर्ट प्रतियोगिता थी। इसलिए जब हर कोई ये मेंग की तलाश कर रहा था, तो सू शियाओटिन ने गुओ जिन और अन्य योद्धाओं को आराम करने के लिए होटल में वापस जाने के लिए कहा था। 1 घंटे से अधिक समय बाद वाहन सू हवेली में आसानी से पहुंच गया। कार का दरवाजा खुलते ही लियू फेफी ये मेंग को पकड़कर कार से बाहर निकली। इस समय ये मेंग पहले ही सो चुका था और उसे बुलाने पर भी नहीं जगाया जा सकता था। ये मेंग को देखते हुए, जो उसके हाथ में एक हंस पंख की तरह हल्का था, लियू फेफी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सकी।
ये मेंग वास्तव में कष्टप्रद और हास्यास्पद है। जब वह शरारती होता है तो लोगों को सिरदर्द हो जाता है, लेकिन जब वह शांत होता है तो वह इतना प्यारा होता है कि लोगों का दिल पिघल जाता है। अगले दिन दोपहर को ये मेंग धीरे से जाग उठा। इस समय उसका नशा बहुत पहले ही उतर चुका था। ये सोचकर कि कैसे वह कल रात नशे में धुत होकर पागलों की तरह व्यवहार करने लगा था, ये मेंग अपनी जीभ बाहर निकाले बिना नहीं रह सका और थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। थोड़ी देर बाद सुशियातन दौड़कर आया और ये मेंग को अपने कब्जे में ले लिया। नानजियांग हवेली में आज भी खेल चल रहा है। मुख्य टीम के खिलाड़ी के रूप में ये मेंग अनुपस्थित नहीं हो सकता। सभी भाग लेने वाले योद्धाओं के एकत्र होने के बाद सू शियातन ने सभी का नेतृत्व किया और सीधे नानजियांग मार्शल आर्ट्स हॉल पहुंचे। ये मेंग के प्रशंसक जैसे शेन होंगे और लियू फेफी स्वाभाविक रूप से अलग अलग चले गए। मार्शल आर्ट हॉल में पहुंचने पर पता चला कि वहां पहले से ही खेल चल रहा था। यह मेंगजोग हवेली और लुयांग हवेली के बीच का खेल है। वे दूसरे समूह की टीमें हैं। उन्मूलन दौर से पहले उनका नानजियांग हवेली के साथ कोई प्रतिस्पर्धी संबंध नहीं है। जब सू शियातन, ये मेंग और अन्य लोग पहुंचे तो मेंगजोग हवेली और लुयांग हवेली के बीच मुकाबला अपने अंत के करीब था। अंत में लुयांग मेंशन ने लगातार 2 गेम हारने के बाद जेडी पलटवार हासिल किया, लगातार 3 गेम जीते और मेंगजोग मेंशन को पूरी तरह से हरा दिया। इतना अद्भुत मैच देखकर वहां मौजूद मार्शल आर्ट प्रशंसकों ने लगातार जयकारे लगाए। नानजियांग हवेली के लॉकर रूम में सू जियाओटियन ने थोड़ा आराम से कहा, हमने कल पहला गेम जीता है, जो एक अच्छी शुरुआत है। आइए आज के खेल में अच्छा काम जारी रखें और लगातार 3 जीत हासिल करने का प्रयास करें। ये सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया। इसके अलावा इस हवेली का अनुमान है कि गठबंधन उन्मूलन दौर से पहले जादुई हथियारों पर प्रतिबंध जारी नहीं करेगा, इसलिए जब तक प्रतिबंध जारी नहीं किया जाता है, आपको इस हवेली के लिए इन जादुई हथियारों का उपयोग करना चाहिए। सू शियातन एक पल के लिए रुका और उग्रता से बोला। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए। सू जियातन के शब्दों के बिना वे आसानी से उन जादुई हथियारों का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन अब सू जियातन के आदेश के साथ गो जिन और अन्य जो जादुई हथियारों की शक्ति को स्पष्ट रूप से जानते थे, वे कैसे पीछे हट सकते थे। सू शियातन ने भीड़ के भाव देखे, हल्के से मुस्कुराए और फिर उन्होंने हल्के से खांसते हुए गंभीरता से कहा, ठीक है, अब ये सरकार आज के खेल के लिए उपस्थिति सूची और आदेश की व्यवस्था करेगी। आवाज गिरने के बाद सभी ने अपना ध्यान केंद्रित किया और चुपचाप सू शियातन के शब्दों को सुनने लगे। इस अध्याय का अंत। TOC अध्याय 524 पहला राउंड वे शियाओबाओ प्रकट होता है। आज के खेल में हमारा प्रतिद्वंद्वी पुराना और शक्तिशाली डेचांग मेंशन है। हालांकि डेचांग मेंशन पिछले कुछ सालों में गिरावट पर है और लंबे समय से उसके पास शीर्ष प्रतिभाएं नहीं हैं, लेकिन उनकी नींव को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। हालांकि हमारे हाथों में जादुई हथियार हैं, इसलिए हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। डेचांग हवेली के स्वामी ताओ कियांगवन इस हवेली में अच्छी तरह से जाने जाते हैं। वह 3 कुल्हाड़ियों के हमले में सबसे अच्छे हैं, इसलिए इस हवेली के अनुमान के अनुसार पहली लड़ाई डेचांग हवेली के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली हेताइकोन के खिलाफ होनी चाहिए। सू जियाओटियन ने यहाँ कहा, सभी को देखा और उसकी नज़र वे जियाओबाओ पर पड़ी। तो इस बार यह हवेली विपरीत करेगी। पहली लड़ाई में वे शियाओबाओ लड़ेगा। जब आवाज गिरी तो सब चौंक गए। सच कहें तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे शियाओबाओ भी लड़ सकते हैं, और लड़ाई है ताइकोन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के खिलाफ थी जो येजिन के दायरे में पहुंच गया था। वे शियाओबाओ भी हैरान था। वह भीड़ में सबसे कमजोर था। अगर वह होशियार नहीं होता तो शायद वह मुख्य चयन सूची में भी नहीं आ पाता। हे ताइकोन किस स्तर का एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी कैसे खेलने की बारी पा सकता था। जियाओबाओ का क्षेत्र केवल टोंगमाई क्षेत्र है। उसके और हे ताइकोन के बीच एक बड़ा क्षेत्र अंतर है। मुझे डर है कि कोई भी नहीं सोचता कि जियाओबाओ ये खेल जीत सकता है, लेकिन जियाओबाओ के पास उसके गुरु का जादुई हथियार है। अपने दुश्मन को कम आंकने वाले हे ताइकोन को अप्रत्याशित रूप से हराना कोई बड़ी समस्या नहीं है। सू शियातन ने पहले उम्मीदवार के बारे में समझाने के बाद तुरंत दूसरे उम्मीदवार की व्यवस्था कर दी। दूसरी लड़ाई हूफी द्वारा खेली जाएगी और तीसरी लड़ाई के लिए उम्मीदवार अपरिवर्तित रहेगा और वह अभी भी हमारा गुरु होगा। ये मेन की लड़ाई में भागीदारी ने सभी को आश्चर्यचकित नहीं किया और हूफी की पसंद ने सभी को परेशान नहीं किया। आखिरकार हूफी की ताकत भी अच्छी है। उम्मीदवारों की व्यवस्था करने के बाद सभी लोग चुपचाप इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद सू शियातन ने समय देखा और धीरे से कहा,
समय हो गया है, स्टेज पर चलो। जैसे ही आवाज गिरी, ये मेन, जो बेसब्री से इंतजार कर रहा था, खुश हो गया और बाहर भाग गया। जब ये मेन का फिगर दर्शकों की आंखों में आया, तो अचानक आसमान में जयकारे गूंज उठे और वे रुक नहीं सके। देचान प्रांत के योद्धा ये मेन की लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे। देचान के प्रथम प्रतिभाशाली व्यक्ति हे ताइकोंग ने भी चुपके से कहा, क्या इस छोटे से बदमाश ने शुरुआती गेम के दौरान कुछ नहीं किया? मुझे लगता है कि वह सिर्फ एक जोकर है। वह क्या कर सकता है? हे छोटे बदमाश, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम बाद में मुझसे न टकराओ, नहीं तो मैं तुम्हें पीटूंगा और रुलाऊंगा और तुम अपनी मां के पास वापस चले जाओगे। दोनों पक्षों के बाद प्रकट हुए इस खेल के रेफरी भी प्रकट हुए। उसी समय बीजिंग टीवी स्टेशन के स्वर्ण पदक कमेंटेटर लू चोशी की आवाज भी गूंजी, जो ये मेन के कट्टर प्रशंसक हैं। अब मैं, मास्टर लू, इस मैच के खिलाड़ियों की सूची आप सभी दर्शकों को दिखाऊंगा। मेरे दोस्तों, रेफरी ले बुकुन की सीटी के साथ इस मैच का पहला राउंड आधिकारिक रूप से शुरू होता है। देचान प्रांत के लिए खिलाड़ी हे ताइकोंग है। ये चयन अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन नानजियांग प्रांत के स्वामी सु शियातियान की व्यवस्था समझ से परे है। उन्होंने सबसे कमजोर खिलाड़ी वे शियाओबाओ को बाहर कर दिया। क्या ये हो सकता है कि नानजियांग प्रांत दुश्मन को कमजोरी दिखाने की तैयारी कर रहा है? मास्टर लू की आवाज गिरने के बाद दर्शक सभी हैरान रह गए, सोचने लगे कि आखिर सु शियातन की व्यवस्था क्या है। क्या वह देचान प्रांत के सबसे मजबूत खिलाड़ी को परास्त करने के लिए ऊपरी 4 घोड़ों के विरुद्ध निचले 4 घोड़ों की विधि का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है? इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। अध्याय 525 पूर्णतया अजय एवं अपराजय। हे ताइकोंग का जन्म कुनलुन संप्रदाय में हुआ था, जो देचान प्रांत में एक शक्तिशाली शक्ति है। वह एक कुलीन परिवार में पैदा हुआ था और उसके पास असाधारण ताकत थी। उसे हाल के वर्षों में देचान प्रांत में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जा सकता है। जब देचान प्रांत में मार्शल आर्ट के प्रशंसकों ने देखा कि हे ताइकोंग का प्रतिद्वंद्वी वे शियाओबाओ था, जिसे कचरा के रूप में पहचाना गया था, तो उन्होंने तुरंत उसका तिरस्कार किया। वे शियाओविंदो जैसा योद्धा जो क्यूई प्रेरण क्षेत्र में भी नहीं था। मुझे डर है कि हे ताइकोंग उसे अपने हाथ की एक लहर से सेकंडों में हरा सकता है। कचरा, देखो मैं तुम्हें एक ही झटके में मार डालता हूं। हे ताइकोंग ने वे शियाओबाओ को तिरछी नजर से देखा और उसके मुंह के कोने पर व्यंग्य का एक संकेत दिखाई दिया। वे शियाओबाओ ये सुनकर आग बबूला हो गया। पिताजी, तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने का नाटक किया। वे शियाओबाओ, अगर मैं तुम्हें 1 सेकंड में नहीं मारूंगा तो मैं तुम्हारा सरनेम ले लूंगा। एक पल को सोचते हुए वे शियाओबाओ को परवाह नहीं थी कि हे ताइकोंग क्या कदम उठाएगा। उसने अपनी कलाई हिलाए और एक पल में ही हे ताइकोंग पर मिट्टी का एक गोला फेंक दिया। यह क्या है? अपनी ओर आते कीचड़ को देखकर हे ताइकोंग की आंखें संदेह से भर गईं। उसके सामने की चीज मिट्टी के टुकड़े की तरह लग रही थी, लेकिन हे ताइकोंग ने यह नहीं सोचा होगा कि प्रतिद्वंद्वी खेल में मिट्टी का टुकड़ा लेकर आएगा। प्रसारण में मास्टर लू का विस्मयादिबोधक भी उसी समय सुनाई दिया। ये पता चला कि वे शियाओबाओ ने पहले कदम रखा, लेकिन यह सही विकल्प है। वे शियाओबाओ की ताकत के साथ, मुझे डर है कि हे ताइकोंग एक कदम का दुश्मन नहीं है। इसलिए निस्संदेह पहला शॉट लेना एक बुद्धिमान विकल्प है। चलो देखते हैं कि वे शियाओबाओ किस तरह की चालें चलेगा। यह एक जादुई हथियार है। नानजियांग हवेली ने फिर से एक जादुई हथियार का इस्तेमाल किया है। लेकिन वे शियाओबाओ का जादुई हथियार कल के चीनी मिट्टी के कटोरे से बिल्कुल अलग लगता है। इसका क्या असर होता है? मास्टर लू के शब्द अभी समाप्त नहीं हुए हैं और वे शियाओविंदो द्वारा फेंका गया कीचड़ पहले ही अंगूठी पर आ गिरा है। अगले ही पल काले महीन स्टील से बनी अंगूठी तुरंत दलदल में बदल गई, जिससे लोग उसमें बुरी तरह फंस गए। इससे पहले कि हे ताइकोंग कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसके पैर पहले ही दलदल में फंस चुके थे। क्या चल रहा है? हे ताइकोंग हैरान और भयभीत था। आसपास खड़े दर्शकों की भी आंखें चौड़ी हो गईं और वे अचंभे से अंगूठी को देखने लगे। एक अच्छी अंगूठी दलदल में कैसे बदल सकती है? डूब गया, डूब गया, डूब गया। वे शियाओबाओ ने विजयी भाव से देखा कि कैसे हे ताइकोंग धीरे धीरे दलदल में धंसता जा रहा था और उसे बहुत गर्व महसूस हो रहा था। वाह, धमाका धमाका, ये मेंग का जादुई हथियार बहुत शक्तिशाली है। हे ताइकोंग को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले कि वह मारा गया। जब हे ताइकोंग का निचला शरीर पूरी तरह से दलदल में डूब गया, तो वह तुरंत होश में आया और उसे बहुत डर लगा।
लेकिन इस समय यदि वह फिर से हिलता भी तो उसके पास संभलने की कोई गुंजाइश नहीं थी, और जितना अधिक वह संघर्ष करता उतनी ही तेजी से वह नीचे गिरता। कुछ ही क्षण में हे ताइकॉन पूरी तरह से दलदल में डूब गया, केवल उसका सिर ही बाहर बचा। वे शियाओबाओ ने हे ताइकॉन की ओर लापरवाही से सीटी बजाए और फिर अपनी कलाई के एक झटके से अंगूठी पर गिरी मिट्टी तुरंत उसके हाथ में वापस आ गई। जैसे ही कीचड़ जमीन से हटा, दलदल में तब्दील हो चुका मैदान तुरंत अपनी मूल स्थिति में लौट आया और काले स्टील के मैदान में बदल गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह नहीं बदला, लेकिन एक बार यह बदल गया, हे ताइकॉन तुरंत दुखी हो गया। उसने स्वयं को काले स्टील में जमता हुआ पाया और ऐसा लग रहा था जैसे वह काले स्टील में विलीन हो गया हो। इस समय चारों ओर से जयघोष गूंज उठा और सभी दर्शकों ने गहरी सांस ली और गहरे सदमे में आ गए। कमेंटेटर लू चोशी की आवाज पहले से ही कांप रही थी। बहुत बहुत भयानक, नानजियांग हवेली का जादुई हथियार। बहुत भयानक, ये बिल्कुल अजेय और अपराजेय है। इस अध्याय का अंत। TOC